हेलो, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सो वी आर डूइंग डेली लाइव आंसर राइटिंग सेशंस। हमने ये स्टार्ट किए थे पॉलिटी गवर्नेंस से, फिर आईआर किया, फिर एथिक्स किया, एंड नाउ वी आर डूइंग द हिस्ट्री पार्ट। ऐसे ही आपका पूरा जो सिलेबस है ये कवर हो जाएगा इन दीज थीम्स एंड सब थीम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द हिस्ट्री कंपोनेंट। और इसमें है क्या, जैसे हम पहले कर रहे हैं, आई होप आपको ये अब तो क्लियर हो गया होगा कि वी प्रोवाइड यू थीम्स एंड सब थीम्स ऑन डेली बेसिस, जो आपको सिविल्स विद कास्ट टेलीग्राम चैनल पे मिल जाती हैं। और उसके बाद फिर हम उसी थीम्स और सब थीम्स पे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं डेली ऑन सिविल्स विद कास्ट यूट्यूब चैनल पे। एंड वी हैव डन दैट फॉर पॉलिटी गवर्नेंस एंड आईआर। और बाकी जो कंपोनेंट्स है बाकी टीचर्स ने लिए, एथिक्स का लिया, आपको उसका भी आइडिया मिल गया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू डील विद द हिस्ट्री पार्ट। इसमें जो मॉडर्न हिस्ट्री है, आर्ट एंड कल्चर है, और जो आपका कंपोनेंट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री है, पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री है, ये सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे। बिकॉज ये आपका कंपोनेंट हिस्ट्री का 5 दिन का है। बिकॉज ना हिस्ट्री में से जो क्वेश्चन आते हैं उसकी वेटेज तो है कि जैसे मॉडर्न हिस्ट्री से 3-4 आएंगे, 2-3 आते हैं, एक वर्ल्ड हिस्ट्री से आता है, और कई बार पोस्ट इंडिपेंडेंस से आ जाता है, 2 कल्चर से आते हैं। तो ये इसको वेटेज आपको इतनी ही देनी है कि जितना हम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हिस्ट्री को आप 25 दिन एक्सटेंड कर दें, 20 दिन। आपने प्री में पढ़ी होती है तो ये 5-6 दिन में रिवाइज हो जाती है। हिस्ट्री में एक्चुअल चीज क्या मैं बता देता हूं, जो कोर इशू आता है दैट इज बेसिकली कि आपके पास हिस्ट्री में आइडियाज होते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन आएगा, हम डिस्कस करेंगे कि ब्रिटिश की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसने ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज को कैसे डिस्ट्रॉय किया। यू हैव एन आइडिया अबाउट दैट, बट वो जो फैक्ट्स होते हैं वो मिसिंग होते हैं। तो हिस्ट्री में आपको स्टोरी दोबारा नहीं पढ़नी होती है, मेंस में स्टोरी आपने पढ़ी होती है प्री में, बस आपको फैक्ट्स गैदर करने होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ थीम्स एंड सब थीम्स। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, फिर हम उसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट यू विल राइट दैट क्वेश्चन फॉर 11 मिनट्स, फिर आप उसको करेंगे। और हमने इससे पहले ये तो आज हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का थीम है। उससे पहले जो थीम हुआ था दैट वाज ऑन आर्ट एंड कल्चर। तो हमने इससे पहले आर्ट एंड कल्चर की थीम की थी, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री कर रहे हैं। ऐसे बाकी थीम्स करेंगे, ये आपको आज टेलीग्राम चैनल पे मिल गई होंगी। दिस इज अ क्वेश्चन एंड यू हैव 11 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज on India's traditional industries from the mid 18th century to independence। पूरा जो मिड 18th सेंचुरी से लेकर इंडिपेंडेंस तक का पूरा कहानी है वो पूछी है। तो हियर इज योर टाइमर एंड राइट दिस आंसर। फिर हम इसको डिस्कस करेंगे कैसे करना है। यहाँ एग्जामिन द इम्पैक्ट, नेगेटिव तो लिखेंगे, पॉजिटिव भी लिखने हैं कि भाई उन्होंने कुछ किया होगा जिससे अनइंटेंशनल पॉजिटिव इंपैक्ट भी हो गए होंगे। आपको याद होगा कि नेगेटिव इंपैक्ट्स क्या हैं, बट इसमें आपको वो भी करना है कि भाई इसके पॉजिटिव इंपैक्ट्स क्या हैं। जैसे होता है डाई आ गई थी, मॉडर्न डाई, उससे कारण फिर वो सारा इंडिगो रिवोल्ट याद होगा। बस वहीं से फैक्ट्स उठा के बनाने हैं कि ब्रिटिश में कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई और हमारे वहां से चीप प्रोडक्ट्स आते थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ था ना, वो पूरी कहानी यहाँ पे लिखनी है। ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में आती है एग्रीकल्चरल, हैंडलूम इंडस्ट्री, वीविंग, ये सारी। भाई जब, चलो आप लिखो फिर मैं बताता हूँ, आइडिया क्यों दूँ आपको मैं, आप लिखें पहले।
आप में इस क्वेश्चन में बस पॉजिटिव नहीं लिख पाओगे, मुझे पता है, नेगेटिव तो आपके पास बहुत है, बिकॉज जनरली हम उसको पढ़ते हैं हिस्ट्री को, मॉडर्न हिस्ट्री को, इन द नेगेटिव सेंस कि ब्रिटिशर्स ने डिस्ट्रॉय किया इंडिया। लास्ट 5 minutes 10 seconds।
लास्ट 3 मिनट 30 सेकेंड्स। लास्ट 2 मिनट्स। लास्ट 28 सेकेंड। टाइम्स अप। ये देखें, क्वेश्चन ये है, एग्जामिन द इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑन इंडिया द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज फ्रॉम मिड 18th सेंचुरी टू इंडिपेंडेंस। अब पहली बात यह है, यह वर्ड है इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश, सारी पॉलिसीज का नहीं, ओनली इकोनॉमिक पॉलिसीज का। हिस्ट्री में एक चीज ध्यान रखें, अगर तुम्हें लगा कि बस ये आया कि ब्रिटिश पॉलिसीज ने कैसे इंपैक्ट किया इंडिया की ट्रेडिशनल इंडस्ट्री को, सारी पॉलिसीज नहीं, कौन सी, कीवर्ड क्या है, इकोनॉमिक पॉलिसीज। कृपा करके हिस्ट्री में एक ही प्रॉब्लम होती है, बच्चे फिर जो जनरलाइज करते हैं क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन की डिमांड खराब हो जाती है। दूसरा वर्ड है एग्जामिन, ये हमारा टेल वर्ड है या की वर्ड है, जो भी कहना है इसको, आपको एग्जामिन करना है। मतलब यू हैव टू सी आर देयर एनी पॉजिटिव पॉइंट्स और नेगेटिव पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। अगला है ऑन इंडिया द ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या है ये इंडस्ट्री ट्रेडिशनल? आप सिर्फ इसको बस हैंडलूम से लिंक कर लें, क्या एग्रीकल्चर से लिंक कर पाएंगे? ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में जो आपको लगता है उस डेफिनेशन में आता है,
सब लिखना है यहाँ पे। फिर आते हैं 18th सेंचुरी टू इंडिपेंडेंस, सारे टाइम पीरियड की बात हो रही है। फॉर एग्जाम्पल जब ये क्वेश्चन ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज पे है तो ट्राई टू राइट इंट्रोडक्शन इन अ सेंस कि जब ब्रिटिश की इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में ना लिखें, इंट्रो में क्या लिखें, ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज ने कैसे डिस्ट्रॉय की इंडिया की इकोनॉमी, पहले ये बताएं। इन इंट्रोडक्शन स्टार्ट विद अ वेरी जेनरिक इंट्रोडक्शन कि हाउ द ब्रिटिश पॉलिसीज impacted economy at large. Then we will go how the British economic policies impacted traditional industries. ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक जाना। इंट्रोडक्शन शुड नॉट बी वेरी स्पेसिफिक। आप जाएंगे भाई पूरे बॉडी में क्या बात करेंगे, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में, उसके इंपैक्ट के बारे में। इंट्रो में स्टार्ट करें हाउ द ब्रिटिश पॉलिसीज इन जनरल इंपैक्टेड द इंडियन इकोनॉमी इन जनरल। फिर हम जाएंगे उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इंपैक्ट जो पड़ा ट्रेडिशनल सेक्टर में। तो इन जनरल तो आप बता ही देंगे। आप ये भी बता सकते हैं व्हेन वी स्टडी ब्रिटिशर्स का जो हिस्ट्री है तो हम देखते हैं ना कि कुछ फेजेस थे, ड्रेन ऑफ वेल्थ का फेज था, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन का फेज था। ये सारे फेजेस को आप बता सकते हैं कि ब्रिटिशर्स जब स्टार्टिंग में आए देन दे वर बेसिकली व्हाट, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्वायर कर रहे थे, एटलीस्ट रॉ मटेरियल तो जा रहा था। बाद में वो आए, उन्होंने जमींदारी लगाई तो क्या हो गया, हमारे ही पैसे से हमारा सामान खरीद रहे थे। और फिर टेक्नोलॉजी आई तो डी इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी, वो डंप कर रहे थे बाहर से सामान और टैरिफ का प्रॉब्लम था। वो सारी कहानी आप इंट्रोडक्शन में 3-4 पंक्तियों में लिख सकते हो, ब्रॉड लेवल पे हाउ ब्रिटिशर्स पॉलिसीज इंपैक्टेड इंडियन इकोनॉमी इन जनरल। देन यू विल गो इनटू द स्पेसिफिक। आया समझ में? तो मैं लिख देता हूं ऑलवेज गो फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक। अगर आप डायरेक्टली उसमें जंप कर रहे हैं फिर बॉडी में क्या ही अलग होगा, फिर आपकी इंट्रोडक्शन बॉडी का ही रिफ्लेक्शन होता है, जबकि इंट्रोडक्शन एक स्टार्टिंग होता है तरीका जब आप बॉडी में जाएंगे। उसके बाद आप बता दें, जैसे मैं कहानी के तौर पे हम ये बता सकते हैं ना कि ब्रिटिशर्स पॉलिसीज बेसिकली क्या थी, इट ट्रांसफॉर्म्ड इंडियाज इंडस्ट्री which was basically developed in traditional sector, a handmade sector, then led to deindustrialization into colonial appendage and focusing on serving Britishers interest। मतलब उनकी जो पॉलिसीज थी उनके इंटरेस्ट के लिए थी। वो बात अलग है कि उनकी पॉलिसीज का इंडिया पे पॉजिटिव इंपैक्ट हो गया, बट दे वर बेसिकली हैविंग दैट थिंग इन माइंड कि उनका इंटरेस्ट सर्व होना चाहिए। तो हम बोलेंगे इसके पॉजिटिव्स भी हैं और नेगेटिव भी हैं। अब वो डिस्कस कर लेते हैं। और हिस्ट्री के आंसर में क्या होता है कि जो आपके आंसर्स होते हैं वो आप बता तो देंगे पर उसमें फैक्ट्स नहीं होते हैं। तो हिस्ट्री में आपको क्या इकट्ठे करने हैं, फैक्ट्स। जैसे मैं एक पॉजिटिव बताऊं इसका, जैसे उन्होंने एक इलाहाबाद बैंक बनाया था, ब्रिटिशर्स मेड इलाहाबाद बैंक इन 1865। आप बताओगे ना कि इस बैंक से लोगों को क्या मिलना स्टार्ट हुआ, क्रेडिट। तो पॉजिटिव था भाई, वो लेके आए थे अपने लिए पर इंडिया की इंडस्ट्री को फायदा हुआ। इलाहाबाद बैंक इन 1865 मतलब उन्होंने मॉडर्न बैंकिंग एंड फाइनेंस की नींव रखी इंडिया में, क्रेडिट फैसिलिटीज के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट टू मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रियलिस्ट इन इंडिया। तो वो फायदा हुआ। एक था कि इंडस्ट्री में ट्रेनिंग चाहिए होती है, तो हमने विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट ऑफ ये बनाया। तो उन्होंने सेकंड बनाया था विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। तो लिख देंगे कि उन्होंने बनाया इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग के लिए विक्टोरिया जुबली टेक्निकल इंस्टीट्यूट। कहां बनाया, इन बंबई, ताकि टेक्सटाइल और इंजीनियरिंग में काम हो सके। तो आपने बस ये लिख दिया कि उन्होंने इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग की बात की, उन्होंने क्रेडिट फैसिलिटीज की बात की। अब आप वो लिख देंगे, उसकी कोई वैल्यू नहीं है ना, ये एग्जाम्पल लिखनी पड़ेगी, ये एग्जाम्पल लिखनी पड़ेगी। कोर आइडिया क्या इसका, इन्होंने क्या प्रमोट करे, क्रेडिट फैसिलिटीज प्रमोट की, यहां क्या प्रमोट की, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। तो ये आप पे है कि आप फैक्ट्स कैसे याद करते हैं। तो पॉजिटिव हुए ना ये कि कैसे वो ट्रेडिशनल सेक्टर को प्रमोट कर रहे हैं, और ट्रेडिशनल सेक्टर में सब आता है, एग्रीकल्चर से लेके हैंडलूम से लेके सब आते हैं। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि उन्होंने प्रॉपर्टी राइट्स इंट्रोड्यूस किए, ब्रिटिशर्स ने लीगल रिफॉर्म्स किए, रूल ऑफ लॉ किया, प्रॉपर्टी राइट्स आए। जब प्रॉपर्टी आएगी तभी इंडस्ट्री बन पाएगी। एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस के लिए उन्होंने कैनाल इरिगेशन प्रमोट किया, किसमें, पंजाब में। और पंजाब में जो वीट अदर क्रॉप्स हैं, ये कैनाल सिस्टम जो लेके आए थे, कौन लेके आए थे, पंजाब में लेके आए कैनाल सिस्टम बाय ब्रिटिशर्स। सो दीज आर द एग्जांपल्स दैट यू हैव टू ऐड। तो आपको बताना पड़ेगा कि इनका जो मॉडर्न लीगल सिस्टम था
दैट सिस्टम बेसिकली प्रमोटेड प्रॉपर्टी राइट्स एंड विदाउट प्रॉपर्टी यू कांट स्टार्ट योर ओन बिजनेस। और ये इंपॉर्टेंट है कि एग्रीकल्चर इन पंजाब वाज प्रमोटेड व्हेन दे प्रमोटेड कैनाल इरिगेशन। तो उनकी जो आउटपुट है एफिशिएंसी क्रॉप्स की वो बढ़नी स्टार्ट हो गई। दिस वाज द स्टेप्स टेकन बाय ब्रिटिशर्स। ये पहले आए हैं इंडिपेंडेंस से। तो आपको पता होना चाहिए जो हम बता रहे हैं। इफ यू राइट दीज 4 पॉइंट्स, लेट्स सपोज ये 15 मार्कर है, आपने 4 पॉइंट लिख दिए और 5-6 वहां लिख दिए, 10 हो गए ना। अगर 10 के 10 फैक्चुअल हैं और बाकी जेनरिक हैं, ट्राई करें आंसर्स में व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर कि आपके अगर 10 पॉइंट स्पेसिफिक हैं विद एग्जांपल्स डाटा और 4-5 जेनरिक हैं, तब भी काम चल जाएगा। ट्राई करें सारे स्पेसिफिक हो पाए, पर वो हो नहीं पाते। ट्राई टू हैव 10 जो पॉइंट्स हैं आपके वो क्या है, बड़े ही स्पेसिफिक हैं और 4 पॉइंट्स जेनरिक हैं। और आपको बताया था ऑलवेज राइट इन प्रायोरिटी, पहले वो पॉइंट लिखें जो स्पेसिफिक वाले हैं, एंड में जाते जेनरिक लिखें, स्टार्टिंग में जेनरिक ना लिखें। तो आपने ये 4 पॉइंट यहां लिख दिए। और आप एक काम कर सकते हैं, हिस्ट्री में जब आपने इंट्रोडक्शन स्टार्ट की जनरल टू स्पेसिफिक, फिर वहां पे आए आप पॉजिटिव में, इसमें और भी पॉजिटिव होंगे। आप मुझे बताएं इसमें और क्या पॉजिटिव लिखोगे आप। ये मैंने बता दिया, बैंक बता दिया, ये इंस्टीट्यूट बता दिया, पर इसके अलावा और क्या पॉजिटिव्स होंगे। अगर आपको जेनरिक आते हैं वो बताएं, अगर स्पेसिफिक आते हैं वो बताएं, पर क्या होंगे ये हमें बताएं। फिर हम आगे इसको डिस्कस करते हैं कि भाई क्या आप सोच रहे हैं और क्या होना चाहिए। यू हैव 20 सेकेंड्स टू थिंक अबाउट दिस कि भाई क्या होंगे, और फिर हम डिस्कस करेंगे इसके नेगेटिव्स और जो पॉजिटिव्स आप बताओगे, या मैं 2 दिन और बता देता हूं, पर आइडिया आपको होना चाहिए। हाँ, चार्टर एक्ट लिखें, 1813 का चार्टर एक्ट लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर स्टार्ट करना चाहते हैं कहां से, नेगेटिव से, वहां से कर लें भाई, फिर लास्ट में पॉजिटिव लिखें। बेस्ट है आप एक स्ट्रक्चर कैसे बनाएं कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज इंडिया में ये लेके आई। जैसे हमने बताया ना, जर्नली लिखोगे कि ब्रिटिश की पॉलिसीज ने इकोनॉमी को ऐसे ऐसे डिस्ट्रॉय किया, ब्रॉड लेवल पे, फेज वाइज। फिर बोलोगे इकोनॉमिक पॉलिसीज में उनका अनइंटेंशनल जो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ा वो ये पड़ा। आप बताओगे ये उनका इंटेंशनल इंपैक्ट नहीं था, they only wanted to promote their interest, but the unintentional impact was this, but the intentionally how they destroyed the Indian economy, ये रहा। तो ये वैल्यू एडिशन है, जो ये वर्ड्स है ना कंटेक्स्ट सेट करते हैं, तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे भाई उन्होंने ट्रांसपोर्ट स्टार्ट किया ना, बोलोगे बिल्कुल भाई कि रेलवे स्टार्ट की 1853 से, दिस इज अ गुड एग्जांपल। यहाँ पे क्या ऐड कर सकते हो, 5th इंडियन रेलवेज। भाई ट्रांसपोर्टेशन इज मस्ट फॉर एनी इंडस्ट्री। जो 1853 में स्टार्ट हुई वो आपको पता है पहली कहां से कहां ट्रेन गई, पर वो ना लिखें, बस ये बता दें 1853 में रेलवे स्टार्ट की गई। भाई इंडिया में भी तो एंटरप्रेन्योर्स बने, जमशेदजी टाटा, जीडी बिरला, लाल श्रीराम। दे वर बेसिकली हाउ दे प्रमोटेड इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म, बिकॉज दे वर हैविंग अ स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी राइट्स, फाइनेंसेस, ये सब थे। भाई टी प्लांट, अब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री में उन्होंने प्लांटेशन भी तो प्रमोट की ना, टी प्लांटेशन, कॉफी प्लांटेशन, जो पूरा असम है, जो केरला है, दार्जिलिंग है, यहां पे साउथ इंडिया, यहां कॉफी तो इन्होंने स्टार्ट की ना। बिल्कुल लेबर राइट्स लेके आए, लेबर कोड्स लेके आए थे ना, जब हम लेके आ रहे हैं, तो उस टाइम पे भी ऐसे आए थे, लेबर एक्ट्स आए थे, जहां पे लेबर्स के बारे में बात की, उनको सेफ्टी सिक्योरिटी देखने की बात की थी। बॉम्बे प्लान आया, नेशनल प्लानिंग कमेटी आई। ऑल दीज आर गुड एग्जांपल्स। भाई जब वॉर टाइम में शॉर्टेजेस आई तो उनको था कि इंडिया वाले बनाएंगे, तो बॉम्बे प्लान आया 1944 में। इन्होंने दुनिया के साथ जोड़ा हमें भाई, पूरी सप्लाई चेन को। ब्रिटिशर्स हमारे से रॉ मटेरियल कहीं लेके जा रहे थे, एटलीस्ट इंडिया में सप्लाई चेन तो स्ट्रांग हो रही थी। तो बाद में हमने उसी सप्लाई चेन को यूज किया ना। इंडिया की को वर्ल्ड की इकोनॉमी से किसने जोड़ा, ब्रिटिशर्स ने, चाहे वो नेगेटिव सेंस में जोड़ा, पर वो सप्लाई चेन तो बन गई ना। बाद में हमने उसको पॉजिटिवली यूज किया। लेबर कोड बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, ठीक है। तो ये पता होना चाहिए आपको। टिस्को बना भाई, आयरन एंड स्टील प्लांट बने, रानीगंज में कोल माइनिंग हुई, सीमेंट पेपर इंडस्ट्री आई, पेपर लेके आए, बिल्कुल। उसके बाद अगर चाहते हैं नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो गया ना, तो आप लिखोगे दीज पॉजिटिव्स वर अनइंटेंशनल पॉजिटिव, मतलब इंडियंस यूज दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट देयर ओन इंडस्ट्रियल बेस। बट ये कहना कि वो ये चाहते थे, बिल्कुल गलत है। वी विल एड अ कंटेक्स्ट टू व्हाट वी आर सेइंग। हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने ये किया, हम कह रहे हैं उन्होंने कुछ किया, उससे पॉजिटिव हुए। दैट वाज द अनइंटेंशनल इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। अब क्या लिखोगे आप कि क्या नेगेटिव है, तो वही मैं आपको कह रहा था, जब भी लिखें तो ऑलवेज राइट अ कंटेक्स्ट। सिर्फ फैक्ट्स ना लिखें, फैक्ट्स का कुछ मतलब होता है, उसको भी दिखाएं।
अब बताएं नेगेटिव क्या। नेगेटिव तो आपको जहन में भरे होंगे क्योंकि हम नेगेटिव ही ज्यादा पढ़ते हैं। तो पहला नेगेटिव क्या है भाई, आप ये देखें, जब बाहर से डाई बननी स्टार्ट होगी, एक तो हमारा पहले क्या था, टैरिफ। टैरिफ से वो इंडिया के अगेंस्ट थे कि वहां से जो प्रोडक्ट्स आते थे वो तो वहां से चीप आते, जाने वाले महंगे थे। तो हमारे फिनिश्ड प्रोडक्ट्स तो जा नहीं पाते थे, वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट आ पाते थे, बिकॉज टैरिफ वॉज इन फेवर ऑफ द ब्रिटिशर्स नॉट इंडियंस, बिकॉज टैरिफ पॉलिसी ऐसे ही बनाई गई थी। ये आपको पता होना चाहिए। चार्टर एक्ट 1813 के बाद जो हमने फ्री ट्रेड अलाउ किया, दैट फ्लडेड इंडियन मार्केट्स। दैट एक्ट बेसिकली मोनोपोली खत्म कर दी, सारी कंपनीज अलाउ कर दी, परफेक्ट कंपटीशन। इंडियन इंडस्ट्रीज जिन पे वो अत्याचार कर रहे थे, दैट दे कैन नॉट सर्वाइव द कंपटीशन। फॉर एग्जांपल डिक्लाइन इन ढाका, मुर्शिदाबाद, सूरत, पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हो गई थी आफ्टर 1813 एक्ट, बिकॉज फ्री ट्रेड अलाउ कर दिया था। जैसे आज भी इंडिया करता है ना कि हम आरसीपी साइन नहीं करेंगे, बिकॉज फ्री ट्रेड में तो इंडिया की इंडस्ट्री चल बसेंगी, बिकॉज इंडियन इंडस्ट्रीज आर नॉट कॉम्पिटेटिव। तो पहले आपने इंडस्ट्रीज को वीक किया, फिर उनको परफेक्ट कॉम्पिटिशन में डाल दिया, फिर तो बिल्कुल सर्वाइव नहीं कर पाएंगी। ददनी सिस्टम था, बिकॉज कंपनी एजेंट्स ने एक सिस्टम बनाया था, ददनी सिस्टम, जहां पे वो अपने सामान सस्ता बेचते थे। किसको? कंपनी के एजेंट्स को। तो ददनी सिस्टम बेसिकली आर्टिजन सफर्ड इनडेटनेस एंड शिफ्टेड टू एग्रीकल्चर, बिकॉज आर्टिजन से सामान सस्ता लिया जा रहा था। ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी इसका एग्जांपल है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। यहां जो अगर आपको और पॉइंट लिखने हैं नेगेटिव ब्रिटिशर्स के, परफेक्ट एग्जांपल ऑफ नेगेटिव इज दैट jute industry in Bengal got destroyed because jute was basically exported to Britain at cheaper cost और वहां से finished products इंडिया में आते थे। Weavers in Madras were facing a skilling issue because unable to compete with the British textiles. British textiles वहां से मशीन से बनाता था, हमारे लोग इतने स्किल्ड नहीं थे, तो लो स्किल्ड, बिकॉज। और दूसरा, डोमेस्टिक डिमांड खत्म हो गई थी। डोमेस्टिक डिमांड खत्म हो गई तो आपको एक्सपोर्ट ही करने पड़ेंगे। एक तो अपने इंडिया की इकोनॉमी वीक कर दी, मतलब इंडिया के लोगों के पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं है तो वो क्या करेंगे, खरीद नहीं पाएंगे, तो आपको सामान एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। और एक्सपोर्ट क्या बड़ा ही कॉम्पिटिटिव था, बिकॉज अब सभी प्रोडक्ट्स को लड़ना पड़ेगा। तो एक तो आपने इंडस्ट्री वीक की, फिर लोगों की इनकम वीक की, ताकि वो जो कंपनी है वो डोमेस्टिकली ना बेच पाए, एक्सपोर्ट आप कर नहीं पाओगे बिकॉज ऑफ टैरिफ सिस्टम। तो आपने सफोकेट कर दिया इन इंडस्ट्रीज को। डोमेस्टिक आप बेच नहीं पाओगे बिकॉज लोगों के पास पैसा नहीं है, डिमांड नहीं है। बाहर आप बेच नहीं पाओगे बिकॉज टैरिफ ज़्यादा है। तो ये सफोकेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। आप बोलेंगे हमने इस पॉलिसीज का इंपैक्ट इंडिया पे बाद में भी पड़ा पोस्ट इंडिपेंडेंस में। तो ये नेगेटिव्स हो गए। और नेगेटिव्स के बाद आपने 5-6 पॉजिटिव लिखे, 8-9 नेगेटिव लिख दिए। नेगेटिव और भी बहुत हैं, कॉटेज इंडस्ट्री, जूट इंडस्ट्री इन बंगाल लिख दें, पर आप एंड में लिखेंगे कि ये पॉलिसीज का इंपैक्ट इंडिपेंडेंस तक नहीं पड़ा। ये कब तक हुआ? पोस्ट इंडिपेंडेंस गया। और तभी तो हम तब से सारी ट्रेडिशनल सेक्टर को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल मोदी जी आइडिया ऑफ मेक इन इंडिया एंड टू प्रमोट खादी इंडस्ट्री, यहाँ आर्टिजन्स, ये आज भी इंडिया में चल रहा है। हम ट्राइबल्स के प्रोडक्ट्स, टॉयज के लिए आज भी हम बाहर पे डिपेंडेंट थे, तो टॉयज की एग्जांपल दे सकते हैं। मतलब प्रेजेंट से लिंक करें, हिस्ट्री का यूज कहाँ पे? प्रेजेंट में है। जो टॉयज हैं ये इंडिया चाइना से इंपोर्ट कर रहा था बहुत देर पहले। उसका मोदी जी लेके आए कि टॉयज का जो आर्टिजन्स हैं उसको हम क्या करें, सपोर्ट करें फाइनेंशियली, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज। तो बोलेंगे उसका इंपैक्ट इंडिया पे आज तक दिख रहा है। एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज टेकिंग स्टेप्स टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन थ्रू मेक इन इंडिया स्कीम। और यहाँ पे टॉय सेक्टर बोल दें, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हम आज भी प्रमोट कर रहे हैं, स्पेशली इंडियाज हेरिटेज एंड हैंड वोवन इंडस्ट्रीज। आया समझ में? खादी को प्रमोट कर रहे हैं। दिस इज द वे दैट यू शुड राइट अ आंसर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। You have 11 minutes to write this question. क्वेश्चन है analyze the reasons for, ये हम जाते हैं इंडिपेंडेंस तक पहुंच जाते हैं। ये स्टार्टिंग वाला फेज है, फिर पढ़ेंगे इंडिपेंडेंस वाला। एनालाइज द रीजन था, एनालाइज द रीजन फॉर नेवल म्यूटिनी, जो नेवी में म्यूटिनी हुई थी। कब? 1946। कि वो क्यों, उसके रीजन को एनालाइज करना है। रीजन बताने नहीं है, रीजन को एनालाइज करना है इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। एनालाइज द रीजन फॉर द नेवल म्यूटिनी इन द इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट। व्हाट वर द की आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट, ये भी बता दें। अब क्वेश्चन बड़ा ऑब्जेक्टिव है,
पर आपको इसको स्टोरी बनानी है। आपको अपनी इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बड़ा ही अच्छे से डील करना है। यू हैव 11 मिनट्स। क्वेश्चन हिस्ट्री में ऑब्जेक्टिव आते हैं, पर आपको स्मार्टली एड्रेस करने होते हैं क्वेश्चंस। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, आप कैसे करते हैं ये देखते हैं, कैसे एड्रेस करना है इस क्वेश्चन को। लिखें पहले, फिर हम डिस्कस करते हैं। हिस्ट्री में ना आंसर डिमांड क्वेश्चन की एड्रेस करते करते आप भटक जाते हैं, और कई बार डिमांड बिल्कुल डायरेक्टली एड्रेस कर देते हैं, स्टोरी भूल जाते हैं, उसको लिखने वाली कंटेक्स्ट लिखना भूल जाते हैं। ये हमने आर्ट एंड कल्चर वाले में भी देखा था, अब भी देख रहे हैं, कल भी देखेंगे।
अब देखें इस क्वेश्चन को, ये क्या था क्वेश्चन, लेट्स सी दैट कि इसमें क्या था। अब ना इस क्वेश्चन में ये देखें, एनालाइज द रीजंस फॉर नेवल म्यूटनी इन इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड व्हाट वर द की आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट। अब ना ये क्वेश्चन है, रीजंस पूछे हैं नेवल म्यूटनी के, पर आपको स्टार्ट कैसे करना है कि नेवल म्यूटनी के रीजंस पूछे हैं, बट यू विल स्टार्ट विद व्हाट वाज दैट म्यूटनी अबाउट। आपको स्टार्ट रीजन से नहीं करना है, पहले ये बताओगे इस म्यूटनी के बारे में, ब्रॉड में बताओगे क्या था, व्हाट। मतलब जब वाई एस्पेक्ट पूछ लिया है देन वी विल मेंशन अबाउट व्हाट एस्पेक्ट। जैसे बता लोगे ना सिंपल सा कि नेवल म्यूटनी ऑफ 1946 known as Royal Indian Mutiny, Naval Mutiny, saw around 20,000 sailors in Bombay, Karachi and Kolkata protest against poor conditions and racial discrimination by British officers starting in 8th Feb 1946. It marked a kind of a nail in the coffin of British Empire. मतलब आपने कहानी लिख दी कि ये म्यूटनी क्या थी, इवेंट क्या था। ये रीजंस लिखने हैं, बहुत सारे रीजंस हैं, ट्राई करें रीजंस लिखें। इसके रीजंस बहुत सारे थे, जैसे एक रीजन था नेशनलिस्ट सेंटीमेंट। उस टाइम क्विट इंडिया मूवमेंट से इंस्पायर्ड होके और आईएनए ट्रायल से इंस्पायर होके आए थे। क्विट इंडिया मूवमेंट और आईएनए ट्रायल्स, कहने का मतलब आपको पता होना चाहिए ये इससे इंस्पायर थे। मतलब ये इवेंट्स जो थे किसी और इवेंट्स का कल्मिनेशन था। तो क्विट इंडिया मूवमेंट या इंडियन नेशनल नेवरी, उनसे स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ इंडिया में नेशनलिज्म जाग गया था। तो वी कांट सी दिस म्यूटनी एज इंडिपेंडेंट ऑफ दीज नेशनलिस्ट इवेंट्स। तो यहां से नेशनलिज्म जागा हुआ था। और दूसरा, इस टाइम पे ब्रिटिशर्स वर एट बैक फुट व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड वॉर 2। तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे ये इकोनॉमिक हार्डशिप्स जो फेस कर रहे थे, इन्फ्लेशन और जॉब इनसिक्योरिटी, उसके कारण इन जो नेवी के लोग थे इन पे फाइनेंशियल इंपैक्ट पड़ा, और वैसे ब्रिटिशर्स फेस कर रहे थे फाइनेंशियल हार्डशिप्स। मतलब वर्ल्ड वॉर टू के कारण भी फाइनेंशियल इश्यूज हुए एंड एम्पायर वाज नॉट स्टेबल। ये भी एक रीजन है। एक रीजन है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी इंडियन सेलर्स के साथ, उनको इंफीरियर रखा जाता था, ये भी है। ये तो उनका बोला जाता है रीजन। या एक और रीजन था कि भाई जो ये नेवल म्यूटनी हुई थी, इट वाज बिकॉज पुअर कंडीशंस, पुअर लिविंग कंडीशंस ऑफ दीज सेलर्स, बिकॉज ब्रिटिशर्स उनको बहुत ही इंफीरियर समझ के ट्रीट कर रहे थे, तो कंडीशंस थी। ये आपको रीजन पता है, पुअर वर्किंग कंडीशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, फाइनेंशियल हार्डशिप्स, वर्ल्ड वॉर 2, नेशनल सेंटिमेंट्स। गांधी एंड नेहरू की स्पीचेस, भाई जो उस टाइम पे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था, कि आप देखें वर्ड जो 1946 चल रहा है ये इवेंट, फेब 1946, आप देखेंगे ना इस टाइम स्पीचेस थी जो नेहरू की और गांधी की, देश की आज़ादी की बातें हो रही थी, तो उससे इंस्पायर्ड थे। मतलब पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बहुत था। और इसको जो पॉलिटिशियंस थे उस टाइम के, मतलब बोल देते हैं पॉलिटिकल लीडर्स थे, उन्होंने इन ट्रायल्स को लीड भी किया, दे प्रोवाइडेड सपोर्ट। ट्रायल्स को मतलब लॉयर्स थे जो वो वही थे जो कांग्रेस के लोग थे। तो आप देखेंगे पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था। और उस टाइम हर चीज का एक तो रीजन होते हैं, एक इमीडिएट ट्रिगर होता है। तो आप बोलेंगे इसका जो इमीडिएट ट्रिगर था, द वे गवर्नमेंट हैंडल्स दिस म्यूटनी, इंसिडेंट्स ऑफ मिसट्रीटमेंट, हार्श पनिशमेंट्स, neglect of immediate catalyst acted as a immediate catalyst। अब ये आपने बताया रीजंस क्या थे। अब आउटकम्स ऑफ दिस इवेंट क्या थी। जब ये इवेंट हुआ, इससे बहुत सारी और क्या हुई, एयरफोर्स में और आर्मी में लोगों ने, आर सोल्जर्स ने क्या म्यूटनी करनी स्टार्ट कर दी, वहां पे अनरेस्ट हो गया। इससे सब इकट्ठे हो गए, कौन, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस, मुस्लिम लीग, इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोग सब इकट्ठे हो गए। तो इसके जो इम्पैक्ट्स पड़े वो क्या हुए, एक तो नेशनल यूनिटी आ गई, मुस्लिम लीग के लोग इकट्ठे हो गए, कांग्रेस के लोग इकट्ठे हो गए। क्योंकि इस टाइम पे क्या था, जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सब इकट्ठे हो गए, बिकॉज नाउ इट्स अबाउट इंडिया। ये इम्पैक्ट से नेशनल यूनिटी का इम्पैक्ट था, ये आपको पता होना चाहिए। ये कहानियां तो आप खुद ही बना लेंगे ना। दूसरा, इसका इम्पैक्ट क्या था, जब ये आए तो ब्रिटिशर्स को लगा अब तो कुछ बचा ही नहीं है,
तो आपने लगा कि जो आर्मी और एयरफोर्स वालों ने भी अनरेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, और इसी की बदौलत तो ब्रिटिशर्स राज कर रहे थे, आर्मी, एयरफोर्स या नेवी की बदौलत। यही वीक हो गई तो क्या हो गया इससे? ब्रिटिशर्स की रूट हिल गई। तभी बोलते हैं इट वॉज लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर, ये आखिरी कील थी। तो वो है बोलते हैं इम्प्रूव्ड। इसके बाद नेवी में कंडीशन इंप्रूव भी हुई, तो उन्होंने सोचा कि भाई क्या करते हैं, नेवी में कंडीशन इंप्रूव कर देते हैं ताकि म्यूटनी रुक जाए, ताकि सोल्जर्स जो भी हैं, जो भी हमारे सेलर्स हैं, वो रुक जाएं। और ब्रिटिश के बाद ब्रिटिशर्स ने सोच लिया हम शिफ्ट ऑफ पावर करेंगे। शिफ्ट ऑफ पावर स्टार्ट हो गया, इंडियंस को पावर देना स्टार्ट कर दिया। 1946 के बाद 47 आया, तो इम्पैक्ट यही हुआ। इससे इंडिपेंडेंस कह रहे हैं जल्दी हो गई, तो कह रहे हैं विद इन 1 ईयर ऑफ म्यूटनी इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस। तो इंडिया को जो इंडिपेंडेंस मिलनी थी, दिस म्यूटनी एक्सेलरेटेड द प्रोसेस, ये कहा जाता है। तो आप लिख सकते हो कि भाई इससे नेशनल यूनिटी बनी, ब्रिटिशर्स की नी हिल गई। वर्ल्ड वॉर 2 में यही तो सपोर्ट करके आए थे ब्रिटिशर्स को, अगर वही अगेंस्ट हो रहे हैं तो प्रॉब्लम होगी। लोगों में जागा कि भाई अब तो ये भी हमारे साथ हैं, तो और नेशनल मूवमेंट का बेस बढ़ गया। तो दीज आर द एग्जांपल्स जो आपको ऐड करनी थी। इसके अलावा आप बहुत जेनरिक पॉइंट लिख सकते हैं। मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि आपके पास 10 पॉइंट्स तो फैक्ट्स वाले होने चाहिए। उसके बाद जो ज्ञान है आप सारा ऐड कर दें, फ्लो बनाएं कि नेशनल जो म्यूटनी थी, सॉरी नेवल म्यूटनी थी, ये क्या थी, क्यों हुई, इसके इम्पैक्ट ये पड़े, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, रीजंस भी इमीडिएट थे और वैसे भी रूट कॉजेज भी थे, और ये इम्पैक्ट पड़े। ये कहानी इसमें करनी थी। नाउ लेट्स राइट द थर्ड क्वेश्चन इन दिस सेगमेंट, दैट इज ऑफ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हम उसको करेंगे अ टॉपिक ऑफ आईएनए ट्रायल तो नहीं करेंगे, हाँ ये कर सकते हैं। एग्रीकल्चर पे इम्पैक्ट कर लिया हमने, मतलब हमने इकोनॉमिक्स देख लिया। स्वदेशी मूवमेंट पे क्वेश्चन आ सकता है, लेट्स राइट दिस क्वेश्चन। तो लिखे क्वेश्चन, द स्वदेशी मूवमेंट फॉस्टर्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। स्वदेशी मूवमेंट, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा कि हिस्ट्री में ना आपको हर जो भी थीम आप उठा रहे हैं, ट्राई करें उस थीम पे फैक्ट्स इकट्ठे कर लें। स्वदेशी मूवमेंट आया ना, स्वदेशी मूवमेंट पे 15-20 फैक्ट इकट्ठे हों डिफरेंट डिफरेंट डोमेन्स में, ऐसा नहीं इकोनॉमिक्स में ऐड कर लें। तो स्वदेशी मूवमेंट फॉस्टर्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मतलब बढ़ा दिया, बढ़ावा दिया, फॉस्टर्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म। स्वदेशी मूवमेंट फॉस्टर्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस्ड Indian industries and crafts. Indian industries and crafts, elucidate। इस पे लिख लें स्वदेशी मूवमेंट में, इस पे भी आ सकता है। तो पीवाई क्यूज हमने आपको दिए हैं, तो उसमें देखेंगे स्वदेशी पे पहले क्वेश्चन आया हुआ, बिल्कुल आया हुआ। यू हैव 11 मिनट्स।
देखिए क्वेश्चन है, स्वदेशी मूवमेंट फॉस्टर्ड इकोनॉमिक नेशनलिज्म, मतलब स्वदेशी का इकोनॉमिक नेशनलिज्म एंड हाउ इट इन्फ्लुएंस क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज। मतलब आप देखेंगे स्वदेशी मूवमेंट को पूछ रहे हैं, स्वदेशी मूवमेंट के बहुत सारे इम्पैक्ट सिर्फ इकोनॉमिक्स में, पॉलिटिक्स में पूछ रहे हैं, इकोनॉमिक्स में क्या इम्पैक्ट था, इसे एल्यूसिडेट करना है, बस सिंपली बताना है, इसको एग्जामिन नहीं करना क्या था क्या नहीं। अब ना सबसे बड़ी है कि इन्होंने कैसे कैसे काम किया। अब ना इसमें इतने फैक्ट्स हैं इकोनॉमिक्स फील्ड में कि कैसे नेशनलिज्म स्ट्रॉन्ग किया। फॉर एग्जांपल जब गांधी ने आइडिया दिया था स्वदेशी का, तो हमने आपको बताना पड़ेगा कि भाई गांधी ने बोला कि जो अपने क्या है इंडिजीनियस या प्रमोशन ऑफ लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसमें एक एस्पेक्ट था प्रमोशन ऑफ लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स। अब ना ये चीजें बड़ा सिंपल है, प्रमोशन ऑफ लोकल आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इसको आप एक्सप्लेन कर देंगे अंग्रेजी में, पर आप ये भी चीज देखें ना कि एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो कैसे पता लगेगा। इस वर्ड को जितना मर्जी एक्सप्लेन करते हैं उसकी इतनी वैल्यू नहीं है, एक एग्जाम्पल आपके पॉइंट को सब्सटेंशिएट कर देगी। आपने कहां लिखी, इट रिवाइव्ड ट्रेडिशनल इंडियन क्राफ्ट्स एंड आर्ट्स प्रमोटिंग कल्चरल हेरिटेज इकोनॉमिक सेल्फ सफिशिएंसी, कुछ भी लिख दें, पर जब तक एग्जाम्पल नहीं लिखेंगे तो काम खत्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आपने पढ़ा होगा पोंचमपल्ली साड़ीज, फॉर एग्जाम्पल पोंचमपल्ली साड़ीज ऑफ आंध्र प्रदेश इज द क्रिएशन ऑफ दैट टाइम। ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है ना, तो आपको हिस्ट्री में ना एग्जाम्पल्स के नोट्स बनाने हैं। आपको स्वदेशी मूवमेंट में इकोनॉमिक्स में 5 6 7 एग्जाम्पल लिख लेनी है, बस उसको तुम पॉइंट बना दोगे। अगर मेरे को पोंचमपल्ली साड़ी पता होता तो मैं पॉइंट बना देता, पॉइंट से ये एग्जाम्पल नहीं बन सकेगी, एग्जाम्पल से पॉइंट बन जाता है। तो हिस्ट्री में याद करें ये एग्जाम्पल्स इकट्ठी करते हैं। जैसे बंगाल कॉटन मिल बनी, तो आप बनेंगे लोकल इंडस्ट्रीज बनी, और लोकल इंडस्ट्रीज में एग्जाम्पल क्या है, बॉम्बे कॉटन मिल, सॉरी बंगाल कॉटन मिल, ये बनी हमने। क्यों बनी? बिकॉज लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट किया, उन्होंने फाइनेंशियल बैकिंग की, इस मूवमेंट ने फाइनेंशियल बैकिंग की, ये की। और आपको पता है कि इस मूवमेंट से गांधी जी ने बोला, मतलब ये सॉरी गांधी क्या, ये जो मूवमेंट थी, गांधी तो अभी आए नहीं थे, 1906 की जो मूवमेंट थी ये, इस दिस मूवमेंट इज अबाउट जो जमशेदजी टाटा जी ने, उन्होंने 1907 में स्टील प्लांट लगाया, टाटा स्टील फाउंडेड इन 1907, जमशेदजी टाटा बिकेम अ सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियल सेल्फ सफिशिएंसी। इंडियन ओन्ड बैंक्स है, बिकॉज लोगों को लगा कि अब हमें ब्रिटिशर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, इंडिजिनस प्रोडक्ट्स प्रमोट हुए, खादी प्रमोट हुई, तो अब टाटा स्टील लिखोगे, ये तब की आइडिया, ईयर लिखोगे साथ में। आपने खादी इंडस्ट्री तब गांधी ने प्रमोट की, जो हमने चरखा लेके आए थे वो यहां पे आया था। और बिंदु घोष ने वंदे मातरम न्यूज़पेपर से आइडिया बताए, कौन से, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स। तो नेशनलिज्म आता है कुछ ये आइडिया के लेवल पे भी आया, फॉर एग्जांपल वंदे मातरम बाय अरविंदो घोष इन विच ही टॉक्ड अबाउट इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिशर्स, ये आइडिया से नेशनलिज्म आया। एक हुआ हमने एफर्ट्स लिए, वो प्राइवेट ने भी लिए और गवर्नमेंट ने, जो हमारी पॉलिटिशियंस थे उन्होंने भी लिए, प्राइवेट सेक्टर ने भी लिए और बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स थे उन्होंने भी लिए। तो इकोनॉमिक अवेयरनेस हुई, पब्लिक मोबिलाइजेशन हुई, बॉयकॉट डे मनाया गया कि हम ब्रिटिशर्स के गुड्स का बॉयकॉट करेंगे, तो अपने आप क्या प्रमोट होगी, स्वदेशी, वो विल नॉट वियर साड़ीज जो बाहर से हैं, ब्रिटिशर्स की हैं, ये सब कुछ है। और कैसे रिवाइव की इन्होंने इंडियन इंडस्ट्रीज एंड क्राफ्ट्स, खादी वॉज बेसिकली, तो स्वदेशी मूवमेंट आपको पहले स्टार्टिंग में बता देते कि ये मूवमेंट है 1905 7 अगस्त को लॉन्च हुई, पार्टीशन ऑफ बंगाल, लॉर्ड कर्जन, ये कहानी लिख के बता देते कि अब सोचा गया कि ब्रिटिशर्स जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। तो आप देखेंगे ना कि स्वदेशी मूवमेंट का आइडिया पॉलिटिकल कम था, इकोनॉमिक ज्यादा था, बिकॉज वी न्यू दैट ब्रिटिशर्स आर एक्सप्लॉयटेटिंग इंडिया। तो हमें था स्वदेशी मूवमेंट ब्रिटिशर्स की, वो जो उनका क्या है ऑक्सीजन है उसको कट कर देंगे। तो ब्रिटिशर्स केम इन इंडिया फॉर इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, इफ वी कट दैट थिंग सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रुक जाएगी और ब्रिटिशर्स वैसे ही छोड़ के चले जाएंगे। तो आप ये कहानी इंट्रोडक्शन में लिख सकते थे कि वाई स्वदेशी मूवमेंट वाज टॉकिंग मोर अबाउट इकोनॉमिक्स रेदर देन अदर इंस्टीट्यूशन। हमने बात की स्वराज की भी, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, पर उसका बेस क्या था, इकोनॉमिक्स। तो आप बोलेंगे इकोनॉमिक्स वाज द बेस ऑफ दिस मूवमेंट। और कैसे इसने इंडियन इंडस्ट्रीज और क्राफ्ट को प्रमोट किया, रिवाइवल ऑफ टेक्सटाइल इंडस्ट्री, वही जो खादी खुदी है, लोकल इंडस्ट्री आई, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स पर फूल चंद्र रे, ये एग्जांपल बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये पेपर में आई भी हुई है।
इनोवेशन इन इंडस्ट्रीज, स्वदेशी कॉटन मिल्स बनी अहमदाबाद में, जॉब अपॉर्चुनिटीज आई, बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट बना, न्यू इंडस्ट्रियल स्किल्स आए उसमें से, क्राफ्ट के लिए स्वदेशी मेलाज लगे कलकत्ता 1906 में, लोकल इंडस्ट्रीज कुड सस्टेन ड्यूरिंग बॉयकॉट्स बिकॉज देयर डिमांड वाज हाई। ये सारी कहानी लिख देंगे। तो आपको लिखना पड़ेगा बंगाल फार्मास्यूटिकल्स एंड केमिकल इंडस्ट्री, उसके बिना काम नहीं बनेगा। इफ यू आर नॉट राइटिंग बंगाल टेक्निकल इंस्टीट्यूट, you are not writing Bengal pharmaceutical and chemical industry works, Praful Chandra Ray, if you're not talking about the Tata Steel, if you're not talking about Bande Mataram, यही तो एग्जाम्पल है। अगर आपका 7-8 एग्जाम्पल्स थी, यू शुड राइट 2 एग्जाम्पल और बाकी पॉइंट कहानियां लिख दें, 12-13 पॉइंट लिखें। यही इसका पूरा क्रक्स है जो हम कर रहे हैं। तो व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड इन हिस्ट्री इज दिस, कि आपको कोई भी टॉपिक है उसके फैक्ट्स निकालने हैं। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन आता है जो हमारी पीजन मूवमेंट्स थी, आपको कहानियां पता है वो क्यों हुई थी, बस एग्जाम्पल होने चाहिए। कहानियां आपने पढ़ ली हैं प्री में, मेंस में बस फैक्ट्स जो हम याद नहीं करते, प्री में याद तो आप करते ही हो। तो देखेंगे ना हिस्ट्री में अगर आपको कहानियां पता हैं और आपने फैक्ट्स याद किए, आपका काम हो गया है। प्रॉब्लम है फैक्ट्स आप भूल जाते हो, बस वही कर लें। मान लो सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स पे क्वेश्चन आता है तो बस 10 फैक्ट याद कर लें सोशल रिफॉर्म मूवमेंट्स के, इन द एरिया ऑफ वुमेन एम्पावरमेंट, in the area of nationalism, how social movements raise the idea of Indian nationalism, how 10 एग्जाम्पल याद आप पॉइंट बना देंगे। हिस्ट्री में एग्जाम्पल्स फैक्ट्स याद कर लें, उससे पॉइंट जनरेट करते हैं। दिस इज द बेस्ट वे टू डू दैट। हिस्ट्री में आंसर बड़े जेनरिक होते हैं, कहानियां होती हैं पर वो एविडेंस नहीं होते हैं। बाकी पेपर में भी यही होता है, पर हिस्ट्री में बहुत ज्यादा होता है, तभी GS1 में नंबर कम आते हैं पेपर्स में, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स जो हैं कोई रियल लाइफ एग्जाम्पल नहीं है, सारी रट्टेबाजी वाली हैं जो पहले बुक्स में है। उसी एग्जाम्पल को याद करना है, आपका पॉइंट बड़ा स्पेसिफिक होना चाहिए। तो वी विल सी द नेक्स्ट थीम इन द नेक्स्ट क्लास, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन टुमारो। थैंक यू सो मच।